सो ये एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं अभी क्लास 12th बोर्ड के लिए केमिस्ट्री के लिए उसको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में इस वीडियो में मैं बातें करूँगा। एक वीडियो और मैं बनाऊँगा अभी, जो मैं दूसरे मतलब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में होगी, उसके बारे में बताऊँगा उस वीडियो में, राइट। सो बैक टू द पॉइंट, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक जिसको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी ना, उसकी केमिस्ट्री में आराम से अच्छी नंबर आएगी, और इनऑर्गेनिक को याद कर लेना है बस, राइट। और केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है, चाहे आप नीट में हो या फिर पीसीएम वाले हो या पीसीबी वाले हो, अगर आप जेई मेंस वाले हैं तो भी आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। फिजिक्स का क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया कि कैसा कैसा आया था। लेट इट बी, मैं इसमें बातें कर रहा हूँ आगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहले आप सॉल्यूशन से आपको क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इसमें एक पहला ऐसा टॉपिक है जिसमें थियरी और न्यूमेरिकल्स दोनों आते हैं, और दोनों में स्कोर करना आसान है। क्यों? क्योंकि मैं अगर बात करूं इसमें, सबसे पहले रॉल्ट्स लॉ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, आपको तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस रॉल्ट्स लॉ की पता होनी चाहिए अच्छे से। उसमें जो ग्राफ दी हुई है नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशंस और एक जो नॉर्मल कंडीशंस वाली होती है वो आपको अच्छे से This पता होनी message from चाहिए, आपको Maryland याद होनी staff. चाहिए, उस बेसिस पे आप कर सकेंगे। दूसरा मैं बात करता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, बेसिकली डेल्टा टीवी के बारे में, डेल्टा टीएफ और पाई के बारे में। इसमें न्यूमेरिकल्स ही जनरली पूछते हैं, कभी कभी डेफिनेशंस आ सकते हैं कि एक्सप्लेन करो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं ना। सो एलिवेशन इन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ पे बेस्ड, बस फॉर्मूला होती है और वो यूज करना होता है। एमबी ये सब निकालने बोलेगा आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई इक्वल टू आई ना, पाई इक्वल टू सी आर टी, आप जानते होंगे। सो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही बेसिक्स न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें। आप पी वाई क्यू भी बना लोगे, इसके फॉर्मूले याद कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी से बना लो, आप अरियंस से बना लो, एम टी जी से बना लो, आप एम टी जी भी रेफर कर सकते हो, अरियंत भी रेफर कर सकते हो। एम टी जी कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, बट अरियंत इज नॉट बैड, ओके। सो वेंट ऑफ फैक्टर आई, ये रेशियो है। आप इस वेंट ऑफ फैक्टर पे भी क्वेश्चन जनरली आती है, इसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन अल्फा और बीटा, इसके निकालने के लिए आपको आएंगे क्वेश्चंस। फिर एबनॉर्मल मोलर मासेस कैलकुलेशंस इसमें पता चले। नाउ नेक्स्ट, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट तो इसकी डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन पूछा गया है कई बार, है ना। सो आप एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, शायद में मैंने मेंशन नहीं किया, कुछ चीज़ मिस हो गई। एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स को आप एकदम याद करके चले जाओ, मिनिमम मैक्सिमम दोनों, उसके एग्जाम्पल्स कि कब इथेनॉल प्लस वाटर होती है ना, और बाकी उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के एग्जाम्पल, मिनिमम मैक्सिमम के आपको एग्जाम्पल अच्छे से पता होनी चाहिए, ओके। एजियोट्रॉप्स के नेक्स्ट, तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला, उसका टेम्परेचर इफेक्ट, उसके एप्लीकेशंस, है ना, बहुत सारे, जैसे स्कूर डाइविंग, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ के बारे में आपको पता आना चाहिए। सो सॉल्यूशंस में इतना कर लोगे। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी तो क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ रखा हो, बेसिक फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर, लेकिन अगर मोलैरिटी और मोलिकुलर मास की आपको जरूरत पड़ेगी, राइट, वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है ना, एक्स बी, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर मुझे एक्स से एक्स बी निकालनी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, अगर सॉल्यूट का निकालना मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का निकालना है तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन जो भी होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको तो आप बिल्कुल निगलेक्ट मत करना। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना आपको एक चीज़ें अच्छा से होनी चाहिए पता, दो चीज़ें मैं बोलूँगा। फर्स्ट, कि आपको ई नोट सेल कब किसको कैथोड कब किसको एनोड मानेंगे, किसका कैसे निकालते हैं ई नोट सेल। फिर ई ऑफ सेल जो नर्स्ट इक्वेशंस के बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे, वो आपको इजीली पता होनी चाहिए। और इस भ्रम में मत रहना आपके आजकल मीम्स चल रही कि पिछले देखो फिजिक्स में ना वो नहीं आया, क्या बोलते हो, केवीएल केसीएल, तो केमिस्ट्री में जो है नर्स्ट इक्वेशन नहीं आए गए हैं, मेरे स्टूडेंट लोग मुझे बता रहे थे, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये मीम्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, फोकस करना है नर्स्ट इक्वेशंस पे ना। तो नर्स्ट इक्वेशन इज द रूट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, उसमें पूरे कॉन्सेप्ट लगते हैं ई नॉट सेल निकालने के लिए, कैथोड क्या एनोड क्या, तो इसलिए ज़रूरी है। और नर्स्ट इक्वेशन अगर आपको नहीं आता तो फिर आप डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकालोगे, वहाँ से भी आपको दिक्कत होगी उसमें, राइट। सो नर्स्ट इक्वेशंस की कैलकुलेशंस ऑफ ई सेल बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, अभी देखो, अभी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, के सी लॉग के सी की वैल्यू आपसे पूछेगा, के सी की वैल्यू नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। अब एंटी लॉग के लिए आपको उसको चार्ट डेटा देना पड़ेगा बोर्ड, शिवशी बोर्ड वालों को, जो कि उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। सो आगे आते हैं, तो इसलिए आप क्या करना है, इसकी बस फॉर्मूला होती है के सी यानी लॉग के सी की, वो आपको याद कर लेना है। हाँ, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नोट का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, वो इसमें अप्लाई करना है। ई सेल के बारे में आपको अच्छा से कैलकुलेट करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, कोहलार्ड्स लॉ, अगर ये दिख गया ना
कि कोलार्स लॉ को आपको करो तो आपसे जनरली पूछेगा इसकी कि डिफाइन कोलार्स लॉ, है ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वो है फैराडे लॉज। फैराडे लॉज क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस में ना जो न्यूमेरिकल्स मास डिपॉजिटेड, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ आयरन डिपॉजिट, जो रेशियो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो सब चीज़ें फैराडे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रेट ऑफ रिएक्शंस में कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा कैथोड पे, कितना अमाउंट एनोड पे, मतलब इस चीज़ों का ना एक रिलेशन, बेहतरीन रिलेशन बताता है। और ये एक पैरामीटर है किसके, सेल के अंदर की रिएक्शंस की। इसलिए आपको ना फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन आप पता कर लेना। इसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर एमटीजी से बनाओगे या आर्यन से बनाओगे तो आपको दिख जाएंगे इस पे क्वेश्चन किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप कर लोगे। ओके, नेक्स्ट मैं चलता हूँ बैटरीज एंड सेल। देखो ये एक ऐसा पार्ट है ना जो आप जब भी आप अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो तो यहाँ के टीचर्स आपको स्कूल वाले बोलते होंगे कि देखो बैटरी और सेल रिएक्शन याद कर लेना, याद कर लेना। क्यों इंपॉर्टेंट, देखो बैटरी और सेल ना बचे हुए 3-4 सेल हैं, है ना। तो उसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है लेट स्टोरेज बैटरीज हो गया, फ्यूल सेल हो गया, है ना वो, और एक और तो सेल जो बेसिक्स है गैल्वेनिक, तो वो बेसिक्स इंपॉर्टेंट उसके सेल रिएक्शंस हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो उसको याद करके समझ के लिख भी लेना है और समझना भी जरूरी है। और वो बेसिकली सेल रिएक्शन सब आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या यूज करते हैं बेसिकली, वो क्या होता है। ऐसा नहीं पूछते कि डिफाइंड फ्यूल सेल्स क्या होंगे, ऐसे वो चांसेस हैं आने का, ऐसे नहीं बोला नहीं होगा। बट आप ज़्यादातर सिलेक्शन याद करना और आप पढ़ाई करके सारा कुछ जाओ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेंगे, बेसिक कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है ना। नाउ चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स। ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स और थियरी। तो ज़्यादातर इसके डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स हैं। तो डेरिवेशंस में 2-3 हैं, टी हाफ वाले हैं ना, जो 90% वाले जो होते हैं वो सब आप आज देख लो, अभी आपके पास टाइम है। जिसका कल सी आर्ट की एग्ज़ाम है वो तो सी आर्ट पढ़ो, इसलिए वहाँ से आके कर लेना जल्दी जल्दी, है ना। जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगी, जल्दी आ जाना स्कूल से, प्रिपेयर फॉर दैट केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री आपको डे आफ्टर 28 को ही है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज केमिकल काइनेटिक्स। सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है ना, इसका डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स ने क्लियर लिखा है, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स, है ना। मैंने लिख रखा था इसको कि डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल दोनों आ सकते हैं। फिर है ना हाफ शायद लाइफ लिख दिया, हाफ लाइफ इंपॉर्टेंस पे तो आते ही हैं कि रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट और टी हाफ, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट जो है ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रिएक्शंस का आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। देखो नेक्स्ट अरीनियस एक्टिवेशन एनर्जी के क्वेश्चन पूछते हैं और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूँ केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, देखो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से तो क्वेश्चन हो सकते हैं, हाफ लाइफ से हो सकते हैं, और अनीनियस इक्वेशंस एक्टिवेशन एनर्जी के जनरली निकालने के लिए आपको बोलता है, कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करो, दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखो केमिस्ट्री का ना ऐसे कहा जाता है डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट लाइक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों, देखो बायो के स्टूडेंट के लिए आसान है। क्यों, आप लोग बायो के जो स्टूडेंट होते हैं आप लोगों को एक अच्छी, आपने ये नेगेटिवली मैं नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिवली बोल रहा हूँ कि इंजीनियर्स जो होते हैं, जैसे मैं इंजीनियर्स हूँ, मेरे लिए मुश्किल है चीज़ों को बायो को याद कर पाना। लेकिन अगर आप याद करने में, अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो, नीट एस्पायरेंट्स हो, सो आपके लिए ये बहुत ईजी पार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको याद करनी है, ऑल्दो अंडरस्टैंडिंग करनी है, समझनी है, जरूरी नहीं कि आप रट्टा ही मारो, मैं कह रहा हूँ। बट इसमें याद कर, जिनको थोड़ा दिक्कत भी हो रही है याद करके काम चला सकते हैं, राइट। जो पढ़ने में बहुत अच्छे उनको अपने हिसाब से पढ़िए, इसको आपको किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पहला मैं बता रहा हूँ कि जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं इसमें। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कलर डांस क्या होता है, कैटालाइटिक एक्टिविटी, ये सब चीज़ें, है ना। कॉम्प्लेक्स एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशंस, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। एक्टिनोइड लेंथोनाइड सीरीज के बारे में भी मैं बात करूँगा कि लेंथोनाइड कंट्रैक्शन का कॉज क्या, पुअर शील्डिंग इफेक्ट फॉर एफ इलेक्ट्रॉन्स और इसके कंसिक्वेंसेस, जिरकोनियम हैफनियम, है ना, रेडियाई सिमिलर, कैसे क्यों रेडियस दो एटम्स के सिमिलर हो जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर देखो KMnO4 और K2Cl2, इसको तो भैया आप एकदम याद करके जाओ कि बैलेंस टाइनिंग के क्वेश्चंस में एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं, है ना। ये दोनों तो आपको अच्छे से आने चाहिए। देखो नेक्स्ट जो चैप्टर है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना सबसे ईजी है। क्यों, आपको ऑक्सीडेशन नंबर और वर्नर्स थियरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है ना, आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल कौन है, बेसिक से आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप MTG की बुक लो, उसमें थियरी लिखी हुई है, उससे याद कर लो। या अगर वो नहीं है तो आपने ओसवाल खरीदा होगा, जो सैम्पल पेपर होते हैं ओसवाल में भी ठीक ठाक लिखी हुई है, बट मैं बोलूँगा MTG या परिहंत की थियरी से पढ़ लो, नहीं तो NCERT बेस्ट है, मॉडर्न ABC+ बेस्ट है, या जो भी आपने पूरे साल बुक पढ़ रखा उसको ही रिवीजन करो।
ओके। सो अब मैं बात करता हूँ आगे। तो इसमें मैं बता रहा था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहला पार्ट कहीं से होगा, तो आईयूपीएसी में आपको नेमिंग और राइटिंग फॉर्मूला, एक ना एक क्वेश्चन तो आपको चाहे एमसीक्यू में दिख जाए या कहीं भी दिख जाए, वो दिखना है। तो आईयूपीएसी कंफर्म है कि आएगा। या तो आपको ऐसा लिखेगा कि कंपाउंड का नाम दे देगा, है ना, और उससे आपसे पूछेगा कि बताओ इसका नाम, या उल्टा भी हो सकता है, एक दो क्वेश्चन उल्टे भी आ रहे हैं कि मतलब अपोजिट, वो क्या करेगा, आपको नाम ही लिख देगा और बोले कि इसमें से कौन सा फॉलोइंग जो है इसका फॉर्मूला है। तो उसको थोड़ा सा कर लेंगे अच्छे से, है ना, नाम वाम लिख के ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे यार, ईजी भी है। ओके। तो इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यहाँ पर है एक कॉन्सेप्ट, बीबीटी और सीएफटी आपको अच्छे से आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन sp3 का, dsp2 का, d2sp3, है ना, sp3d2, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी आपको याद होनी चाहिए, सब कुछ समझ आना चाहिए, कैसे कैसे क्या इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग से मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिट कैसे करते हैं, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल फील्ड्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक फील्ड, वीक लिगेंड्स, है ना, वीक फील्ड लिगेंड्स, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म्स, ये एक ऐसा पार्ट है पूरे क्या कहते हो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल, अब सिस ट्रांसफॉर्मेट है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स में आपको दिख जाएगी ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको अच्छे से जाना है, स्टीरियोटाइप में आपको अच्छे से समझना है आइसोमेरिज्म के बारे में। तो इतना अगर आप कर लोगे, और पीवाईक्यू कर लो, एनसीईआरटी से पढ़ो, और पीवाईक्यू कर लो। पीवाईक्यूज को ऐसा पढ़ना है कि समझ के पढ़ना है, रट्टा मारने में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मीन्स लर्न बोल रहा हूँ, लर्न मतलब सीखना होता है, रिमेंबर इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। ओके। सो इसमें इस वीडियो में इतना ही है, बाकी मैं ऑर्गेनिक की दूसरी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।